एम लक्ष्मीकांत में हम पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है, जो भाग 16 के अंतर्गत आता है। भाग 16 330 से लेकर के 342 तक रखा गया है। और इस 338 का को जो है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध में अनुच्छेद 338 का को 2003 में जोड़ा गया। और 2003 में इसको जोड़ा गया था और ये 2004 में प्रभावी हुआ था। और प्रभावी कब से हुआ था? 19/2/2004 19/2/2004 से ये अधिनियम प्रभावी हुआ था। 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको संशोधित किया गया था। और ये अधिनियम 19/2/2004 से 2003 में लाया गया, 2004 में प्रभावी हुआ। इतना याद रख लीजिए बस, और कुछ याद नहीं रखना है, फालतू की चीज़ों का दिमाग। अब ध्यान दें, 2003 में लाया गया, 2004 में लागू हुआ। अब हम समझते हैं अनुसूचित जातियों के लिए पृथक आयोग। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में लाया गया था, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम जो है 1990 में लाया गया और 12 मार्च 1992 से ये लागू हुआ। 12 मार्च 1992 से ये नियम लागू किया गया। और उस 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया और पृथक आयोग की बात वहाँ पर की गई। देखिए क्या किया गया। 1990 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 1990 के बाद 12 मार्च 1992 से ये लागू हो गया। और इसमें जातियों, अनुसूचित और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 65वें में। ठीक है, अलग तो नहीं किया गया था। 65वें संविधान संशोधन के तहत एक आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई थी, एक अधिकारी के स्थान पर। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति संविधान या अनुसूचित अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं, उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जनजातियों से भिन्न हैं। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। 1999 में नए मंत्रालय की स्थापना की गई। और ये महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है। चूँकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इसकी भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था, इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया गया और दोनों पृथक पृथक आयोगों की स्थापना की गई थी। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2003 में संशोधन किया गया और इसके तहत एक नया आयोग की स्थापना की गई। मतलब क्या लगेगा, मतलब पहले जो आयोग था उससे अलग करके एक नया आयोग बनाया गया। तो 2 आयोग नए इस अधिनियम के तहत बने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत। और ये जो हैं 19 फरवरी 2004 से लागू हुए। इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और इसमें एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य यानी 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश से मोहर लगे आदेश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और उनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल भी निर्धारित किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। और इनके कार्यकाल की बात विस्तार से इनके कार्यों की बात अध्याय 68 वहाँ पर करेंगे। आयोग के कार्य देखें तो आयोग के कार्य निम्नानुसार। पहला कार्य, अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें और ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें।
अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में निर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। ये भी इस आयोग का कार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, एसटी के संरक्षण के लिए, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा निर्दिष्ट करें। राष्ट्रपति नियम के द्वारा ऐसा निर्दिष्ट करें, उसके बारे में बताएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराऊं तो एससी के लिए संविधान या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकार के किसी आदेश के अधीन, मान लो किसी भी तरीके से हो, संविधान में हो, किसी कानून के तहत हो, कोई और तरीके से हो, उसके अंतर्गत रक्षोपाय जो दिए गए उससे संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने का कार्य इस आयोग का है। उन पर निगरानी रखेगा, उनके रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन भी करता रहेगा। इसके अलावा पहला ये कार्य होने के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा कार्य है एसटी के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों। इसके अलावा आयोग जो है अधिकारों और रक्षोपायों के संबंध में वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करने का काम भी करता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटीज के लिए सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और उन पर सलाह देता है। संघ और राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करता है। इसके अलावा उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी देता रहता है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो रक्षोपायों के बारे में प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ किसी राज्य के दिन किए जाने चाहिए और अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिशें भी करता रहता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण और विकास तथा उन्नयन के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए समय नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, उनके बारे में भी काम करता है। आयोग के अन्य कार्य अगर देखें तो आयोग के अन्य कार्यों में हैं 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं विकास के लिए निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए हैं। 2005 में सुरक्षा कल्याण के लिए राष्ट्रपति ने ये कार्य तय किए हैं। राष्ट्रपति ने ये कार्य अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग अन्य कार्यों का विनिर्देशन नियमावली 2005 के इस नियमावली के तहत किया है। और वे अन्य कार्य कौन से हैं? पहला कार्य है वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। मतलब ये है कि जनजातियां अगर मान लो कुछ वन में रह रही तो उस पर वन पर उनका थोड़ा बहुत अधिकार होगा ऐसा। दूसरा, कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज और जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित करने संबंधी उपाय। इसके अलावा जनजातियों के विकास और उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय। इसके अलावा विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातियों समूहों के लिए सहायता, पुनर्वास उपायों की प्रभावकता बढ़ाने संबंधी उपाय। इसके अलावा जनजातीय लोगों का भूमि से बिलगाव रखने के उपाय तथा उन लोगों का प्रभावी पुनर्वास करना जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदायों की वन सुरक्षा, सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग और संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय। इसके अलावा पेशा अधिनियम PESA अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय। इसके अतिरिक्त जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन कम करने और अंततः समाप्त करने संबंधी उपाय, जिससे उनके लगातार असशक्तिकरण के साथ भूमि और पर्यावरण का अपरदन होता है, तो उसको सुधारने के लिए ये किया गया। पेशा एक्ट जो है यहाँ पर वो है पंचायत प्रोविजंस एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो पेशा एक्ट क्या है? पंचायत प्रोविजंस एक्ट। पंचायत प्रोविज़न किस बारे में? एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक जो है इसका विस्तार करने से संबंधित ये एक्ट है। पेशा वर्ष 1996 में ये एक्ट लाया गया था
और इस एक्ट को कितने राज्यों में लागू किया गया? तो 10 राज्यों में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान में भी ये अधिनियम लागू है, पैसा एक्ट। अब हम समझते हैं आयोग का प्रतिवेदन। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। साथ ही उनके संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने वाले प्रस्तापित कार्रवाई, यदि ऐसी कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग या किसी ऐसे विषय संबंधित जिसकी किसी राज्य सरकार से संबंधित ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। और साथ ही राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई किए जाने वाले प्रस्तापित कार्रवाई, और यदि कोई सिफारिश अस्वीकृत की जाती है तो कारण वाला ज्ञापन भी साथ देना है। आयोग की शक्तियाँ देखें तो आयोग को अपनी कार्यावधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग किसी विषय का अन्वेषण करते समय या किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टता निम्नलिखित विषयों से संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचरण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। पहला, भारत के किसी भी विभाग से किसी व्यक्ति का समन प्राप्त करना अथवा हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। इसके अलावा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। इसके अलावा किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना। इसके अलावा साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। संघ और राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। इसके पश्चात हम समझेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।